बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज मैं शुरू कर रही हूँ 12वीं क्लास की किताब गुलिस्तानी अदब, जो 2024-25 के लिए है। जो बच्चे अब क्लास शुरू कर रहे हैं 2024-25 में, उनके लिए ये क्लास है। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ, आज से मैं आपके नए क्लास का आगाज़ कर रही हूँ, जो कि 2024-25 का रहने वाला है। जो बच्चे इस साल 12th क्लास में आए हैं, उनके लिए ये क्लास है। इससे पहले भी मैंने 12th क्लास की पूरी बुक पढ़ाई है, लेकिन मैं नए सिरे से फिर से पढ़ा रही हूँ आपको, और आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगी, पूरी चैप्टर पढ़ाऊँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मकतूब निगारी, जिसमें मैं मकतूब निगारी पढ़ाऊँगी। उसके उसके बाद मिर्ज़ा गालिब की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर से, और उन्होंने जो ख़त लिखा है मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम, वो पढ़ाऊँगी। इसमें 2 ख़त है, इसलिए मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरा जो इनका खतूत है, मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, ये दूसरे वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम ख़त। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मकतूब निगारी क्या है, खतूत निगारी क्या है। क्योंकि गालिब के जो खतूत है वो बहुत ही मशहूर है। गालिब के खतूत बड़े शौक़ से पढ़े जाते हैं। उन्होंने जो ख़त लिखा, उनका जो ख़त लिखने का अंदाज़ है, वो सबसे अलग था, वो सबसे जुदा था। क्योंकि गालिब जो है अपनी राह बिल्कुल अलग निकालते थे, वो सबसे हटकर अपनी राह निकालते थे। तो जो उनके खतूत हैं वो मज़ाहिया भी हैं, तंज़ व मज़ा भी है, और उस वक्त के हालात और अहद की अक्कासी करती हैं, उस वक्त की तारीख़ी बातों का बयान करती हैं इनके जो खतूत हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। मकतूब निगारी। बाज़ अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ़ फ़न करार दिया है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीकी अदब की शान पाई जाती है। बाज़ अहले कलम ने, यानी लिखने वालों ने, ये बताया है कि जो मकतूब निगारी है, जो ख़त लिखने का एक फ़न है, बड़ा लतीफ़ फ़न है, यानी बड़ा उससे आदमी लुत्फ़ अंदोज़ होता है ख़त लिखने से। और ये फ़न क्या है, बड़ा अच्छा फ़न है। और ऐसे खतूत बहुत सारे मौजूद हैं हमारे अदब में, जो हमारी अदब की क्या है, शान बढ़ाते हैं। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगार का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिर्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। मकतूब निगारी जो की जाती है, वो किसी एक शख्स को आदमी ख़त लिखता है, सामने कोई उसके एक आदमी होता है, या किसी एक इंसान को वो मुखातिब करके ख़त लिखता है। जबकि अदब की जो दूसरी इसनाफ है, यानी दूसरी किस्म है, इसमें क्या है, कई लोगों को एक साथ मुखातिब किया जाता है। और कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि उसे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जब हम ख़त पढ़ते हैं तो उस अहद में चले जाते हैं, उस अहद के हालात क्या थे, लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उस वक्त के हालात क्या थे, ये सब हमको उस ख़त में पढ़ने को मिल जाता है। अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। अब जो मकतूब निगारी का फ़न है, वो क्या है, अदबी सिन्फ हासिल कर चुका है। और ऐसे ख़त को पढ़ने में एक अलग दिलचस्पी होती है। मकतूब निगार का मुखातिब कोई हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर में कशिश हो तो ख़त पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नसर की रवायत में गालिब, शिबली, मेहंदी, अफादी, मोहम्मद अली मोहम्मद अली रुदवलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटो, मीरा जी और अबुल कलाम आज़ाद वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। मकतूब निगार का मुखातिब कोई भी हो, मकतूब निगार किसी को भी ख़त लिख रहा हो, लेकिन ख़त लिखने का अंदाज़ इतना खूबसूरत हो कि पढ़ने वाले का क्या है, दिलचस्पी हो, उसमें पढ़ने वाला बड़ा दिलचस्पी से पढ़े। ऐसे खतूत क्या है, अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। और उर्दू नसर की रवायत में गालिब ने ख़त लिखा है, शिबली, मेहंदी, अफादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटो, मीरा जी और अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने ख़त लिखा है। आपने अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के जो मजमुआ है वो ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। अबुल कलाम के खतूत के मजमुआ का नाम क्या है, गुबार खातिर है।
और मंटू के जो खतूत हैं, मंटू के खतूत अहमद नदीम कासमी के नाम उनके मंटू के खतूत हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो अबुल कलाम आज़ाद की किताब है गुबार खातिर, जिसमें खतूत का मजमुआ है, ये भी बहुत दिलचस्प किताब है। आइए आगे देखते हैं मिर्ज़ा गालिब। भाई इनकी थोड़ी सी हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त पढ़ेंगे। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी यानी 1797 में, और इनका इंतकाल 1869 यानी 1869 ईस्वी में हुआ। गालिब ने नसर निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। इनकी 3 किताबें हैं जो फ़ारसी में हैं, पंच आहंग, महर नीम रोज़ और दस्त नबू। उर्दू में भी इनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर दिबाचें, तकरीज़ें और कुछ मुतफर्रिक़ तहरीरें भी लिखी थीं। इनमें गालिब की नसर आम तौर पर साफ और सादा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा इनके खतूत हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया। और जो गालिब ने इतनी सारी नसरी किताब लिखी हैं, लेकिन इनमें जो इनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा है वो इनके खतूत हैं। और गालिब ने जो खतूत लिखे हैं वो इतने दिलचस्प अंदाज में लिखे हैं कि पढ़ने वालों का दिल उनमें लग जाता है। पढ़ने वाले बड़े दिलचस्पी से उस खतूत को पढ़ते हैं। मिर्ज़ा के उर्दू ख़त किताबत का तरीक़ा फ़िल वाक़ सबसे निराला है। न मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त किताबत में इख्तियार किया और न इनके बाद किसी से इसकी पूरी पूरी तक़लीद हो सकी। मिर्ज़ा के जो ख़त लिखने का तरीक़ा था वो सबसे अलग था। न मिर्ज़ा से पहले किसी ने इस तरह के ख़त लिखे थे और ना ही बाद में इस तरह के ख़त लिखे गए। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मुरासला यानी चिट्ठी, ख़त, और मुकालमा यानी बातचीत। तो गालिब ने क्या है, मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी ख़त को, चिट्ठी को बातचीत का ज़रिया बना दिया। वो ख़त ऐसा लिखते थे जैसे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हों। इनके उर्दू खतूत में इनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट आए हैं। ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रूनुमा हुआ है, इसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीख़ी मवाद की हैसियत भी रखते हैं। गालिब ने जब ख़त लिखा तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के, अपने ज़माने के दिलचस्प वाक़े भी ख़त में लिखे हैं। और ख़ास तौर पर 1857 का जो गदर हुआ था और उसके आसपास का जो माहौल है, गालिब के खतूत में तफसील से मिल जाते हैं। और इसके वजह से, और इसी वजह से जो गालिब के खतूत हैं वो एक तारीख़ी मवाद बन जाते हैं, तारीख़ी मवाद की हैसियत रखते हैं। गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमूए उद हिंद और उर्दू मुअल्ला बहुत मशहूर हुए हैं। गालिब के जो खतूत हैं, उर्दू खतूत हैं, इसके 2 मजमूए हैं, उद हिंद और उर्दू मुअल्ला के नाम से। गालिब ने जो उसलूब इख्तियार किया था, इसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। और गालिब ने जो ख़त लिखने का तरीक़ा इस्तेमाल किया था, जो ज़बान, लबो लहजा इस्तेमाल किया था, इसकी नकल किसी ने भी नहीं किया, यानी किसी से हो ही नहीं सका। वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी की गैर मामूली मिसालें इनके खतूत में बिखरी हुई हैं। इनके साथ साथ तंज़ो मज़ाह का अंसर भी गालिब की नसर में एक ख़ास हैसियत रखता है। और गालिब के जो खतूत में क्या है, वाक़या निगारी भी है, मंज़र निगारी भी है। जिस तरह हम अफ़साना और नावल लिखते हैं, इसमें सब कुछ दिया जाता है, मंज़र भी पेश किया जाता है, कहानी भी पेश की जाती है, जज्बात निगारी भी पेश की जाती है, उसी तरह गालिब के खतूत में ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ साथ इनके खतूत में क्या है, तंज़ मज़ाह का अंसर भी मिलता है। अब आइए देखते हैं उनके खतूत। उन्होंने ये खतूत मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा है। अच्छा, वो जो मुखातिब करते थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सलाम करके मुखातिब करें, या कुछ इस तरह से वो कुछ भी मुखातिब कर सकते थे। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है साहब, या कहीं पर लिखते हैं साहिब, या कहीं पर लिखते हैं जाने बरादर, या कहीं पर लिखते हैं भाईजान, या कहीं पर ऐसे ही ख़त शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो मुखातिब किया है साहब, तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़ई हुआ। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे, और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते महर मोहब्बत दर पेश आए। मुखातिब करते हैं साहब मुंशी हरगोपाल तफ्ता को, कहते हैं कि तुम जानते हो कि मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ है।
वो एक जन्म था कि हम तुम दोस्त थे और तरह तरह के हम में और तुम में मामलात होते थे। महर व मोहब्बत यानी लेन देन। महर यानी होता है रुपया। महर कहते हैं औरत को जो हक महर अदा किया जाता है, यानी रुपया पैसा। तो महर व मोहब्बत, मोहब्बत से हम लोग एक दूसरे के मामलात में पेश आते थे, लेन देन करते थे, हर तरह की हम दोनों में बातें होती थी, हम दोनों दोस्त थे। शेर कहे दीवान जमा किए, उसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थे, और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लुस था। नागा ना वो ज़माना रहा, ना वो अशखास, ना वो मामलात, ना वो इख्तलात, ना वो इनबसात। बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म हमको मिला। गालिब कहते हैं कि वो ज़माना ही ख़त्म हो गया जब हम तुम दोस्त थे और हम तुम में क्या लेन देन होती थी हर तरह की। हम लोग शेर कहते थे, दीवान जमा करते थे। उसी वक्त में हमारे तुम्हारे दोनों के दोस्त थे, उनका नाम क्या था? मुंशी नबी बख्श नाम था, और हकीर तखल्लुस करते थे। नागा वो ज़माना ना रहा, ना वो अशखास यानी शख्स की जमा, ना वो शख्स रहे, ना वो मामलात रहा, ना वो इख्तलात। इख्तलात कहते हैं मेल मिलाप को, ना वो मेल मिलाप रहा। इनबिसात, ना वो खुशी रही। इनबिसात यानी खुशी। बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म मिला, और कुछ मुद्दत के बाद क्या है, मुझे दूसरा जन्म मिला है। अगरचा सूरत इस जन्म के बैना मिसल पहले जन्म के है। बैना कहते हैं हु बहू, यानी इस जन्म की जो सूरत है बिल्कुल पहले जन्म की तरह ही है, हु बहू है। यानी एक ख़त में मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया, और एक ख़त तुम्हारा कि तुमको भी मासूम व मुंशी हर गोपाल व मुतखल्लिस व तख्ता हो। यानी मुतखल्लिस यानी होता है तखल्लुस रखने वाला, और दूसरा ख़त हम तुमको लिख रहे हैं, तुम्हारे नाम से लिख रहे हैं। मासूम यानी तुम्हारे नाम से, यानी दूसरा ख़त हम तुम्हें लिख रहे हैं जिसका नाम क्या है, मुंशी हर गोपाल तख्ता है, और वो तख्ता तखल्लुस रखता है। आज आया, और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम भी दिल्ली, और उस महल्ले का नाम बल्ली मारों का महल्ला है। लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। कहते हैं कि इस शहर में हूँ, दिल्ली, इसका नाम क्या है, दिल्ली है, और उस महल्ले का नाम क्या है, बल्ली मारों है। लेकिन इस शहर में क्या है, मेरा एक दोस्त भी उस जन्म का नहीं पाया जाता। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हुर्फा। अगर कुछ है तो बाहर के हैं, हनोद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए। कहते हैं कि उस जन्म के यानी गदर से पहले के कोई भी दोस्त नहीं रहे, और ढूंढने को एक मुसलमान इस महल्ले में नहीं मिलते हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हुर्फा। अहले हुर्फा कहते हैं हर तरह के लोग जो हर पेशे का काम करते हैं, मुख्तलिफ पेशों का काम करते हैं। कोई भी लोग यहाँ यहाँ क्या है नहीं बचे हैं, सब लोग बाहर चले गए हैं, और कुछ कुछ यहाँ आबाद भी हुए हैं। अब पूछो तो क्यों कर मिस्किन कदीम बैठा रहा। मिस्किन यानी तो घर, कदीम यानी पुराना। अब तुम पूछो कि मैं इस पुराने घर में क्यों बैठा हुआ हूँ। साहिब बंदा, मैं हकीम मोहम्मद हसन खान मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है कि मिर्ज़ा गालिब किसके घर में किराए पर रहते थे। तो ये क्या है, मोहम्मद हसन खान मरहूम के मकान में। किसके मकान में रहते थे, हकीम मोहम्मद हसन खान मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ। और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार हैं घर हकीमों के, और वो नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के। कहते हैं कि यहाँ जो घर है वो क्या है, दीवार ब दीवार है, यानी बगल बगल में घर है, अगल बगल में घर है, और ये सारे जो लोग हैं वो राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के क्या हैं, नौकर हैं। राजा ने साहिबान आलिशान से अहद लिया था कि बर वक्त गारत दहली ये लोग बच रहे हैं, चुनांचा बाद फतह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे। और राजा ने क्या किया था, अहद ले लिया था साहिबान आलिशान। साहिबान आलिशान कहा जाता है अंग्रेज हाकिम को। तो अंग्रेज हाकिम से नरेंद्र सिंह ने क्या किया था, अहद ले लिया था कि 1857 के गदर के वक्त हम लोग क्या बच रहेंगे, हम लोग की आप हिफाजत करेंगे। चुनांचा बाद फतह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे। उसके बाद फतह होने के बाद क्या हुआ कि राजा के सिपाही उस महल्ले में आ बैठे हैं, और ये कूचा महफूज रहा, और इसी के वजह से ये कूचा, ये गली, ये मोहल्ला क्या है, महफूज रहा, हिफाजत में रहा। वरना मैं और ये शहर कहाँ, मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। कहते हैं कि
उसी की वजह से जो राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली ने जो सिपाही भेजा था, इस ये महल्ला क्या है उनकी वजह से महफूज रहा। वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ के सब लोग मारे जाते हैं। और मुबालगा ना जानना यानी झूठ ना जानना, मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ा कर बात मत नहीं जानना कि अमीर गरीब सब लोग निकल गए और जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हुरफा कोई भी नहीं है। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। मुलाजिमान किला पर शिद्दत है और बाज़ पुरस और दारूगीर में मुब्तला हैं। कहते हैं कि जो हाल की तफसील क्या है लिखते हुए डरता हूँ, क्योंकि जो किला के मुलाजिम हैं उन पर क्या बड़े जुल्म हो रहे हैं, इस पर बड़ा सख्ती हो रहा है। बाज़ पुरस यानी पूछगछ हो रहा है और दारूगिरी में मुब्तला हैं, यानी पकड़ धकड़ में मुब्तला है। रोज सबको किसी न किसी को पकड़ धकड़ हो रहा है, किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही है। मगर वो नौकर जो इस हंगाम में नौकर हुए और हंगामे में शरीक रहे, मैं गरीब शायर 10 बरस से लिखने और शेर की इसलाह देने पर मुतालिक हुआ हूँ। कहते हैं कि वो नौकर जो इस हंगामे में नौकर हुए थे और इस हंगामे में शरीक रहे, इन सबको क्या है पकड़ धकड़ सबकी जारी है। और मैं गरीब शायर हूँ, 10 बरस से क्या है शेर लिखता हूँ और शेर की इसलाह देने पर मुतालिक हुआ हूँ, यानी शेर की सही करता हूँ। इसलाह यानी सही करना। खाहे उसको नौकरी समझो, खाही मजदूरी। अब कहते हैं कि मैं तो शेर की इसलाह करता हूँ, अब इसको तुम नौकरी समझो या मजदूरी समझो। इस फितना व आशूब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया, सिर्फ इशार की खिदमत बजा लाता रहा और नज़र अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया। कहते हैं कि मैं जो इस हंगामा में किसी तरह की मैंने मसलहत नहीं की, दखल अंदाजी नहीं की, सिर्फ क्या है इशार की खिदमत बजा लाता रहा, इशार लिखता रहा, इसलाह करते रहा और अपनी बेगुनाही पर नज़र रखा कि मुझसे कुछ गुनाह ना हो जाए, क्योंकि पकड़ धकड़ बड़ा जारी था उस वक्त। सब लोग को क्या है अंग्रेज़ की जो फौज थी वो पकड़ कर ले जा रही थी। मेरा शहर में होना हक्काम को मालूम है, मगर चूंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मुखबरों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई। कहते हैं कि मुखबरों जो खबर देने वाला है, जो सबकी खबर पहुंचाता है बादशाही दफ्तर में या अंग्रेज़ के हाकिम को, तो चूंकि मेरी तरफ से कोई मुखबरी नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई खिलाफ बात नहीं हुई है, इसलिए मेरी क्या है गिरफ्तारी का वारंट नहीं आया है। लहजा तलबी नहीं हुई, यानी मुझे नहीं बुलाया गया। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी। कहते हैं कि उस वक्त ऐसे हालात थे कि बड़े बड़े जागीरदार भी पकड़ के ले जाए गए, बुलाए गए, तो उसमें मेरी क्या हकीकत थी। लेकिन मैं बचा रहा, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई मुखबरी नहीं हुई, कोई खबर नहीं गई। गर्ज के अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है। रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे। अब कहते हैं कि कौन में है इस शहर में जो आएगा। सब तो घर क्या है उजड़ गए, सब लोग क्या है वीराना हो गया, कितने लोग मर गए, कितने लोग शहर छोड़कर चले गए। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। जर्नेली बंदोबस्त कहते हैं कि घर के घर क्या बेचिराग पड़े हैं, यानी घर लोग छोड़ छोड़ कर चले गए हैं और घर खाली पड़े हैं, घर में कोई चिराग जलाने वाले नहीं है। और मुजरिम क्या है सियासत पाते जाते हैं। मुजरिम को क्या है सब छुप छुप कर रहते हैं। जर्नली बंदोबस्त यानी जो फौजी बंदोबस्त है, याज दहम मई से आज तक। याज दहम मई यानी 11वीं मई से। याज दहम यानी याजदा कहते हैं 11 को, और याज दहम यानी 11वां। तो याज दहम मई से यानी 11वें मई से आज तक, यानी शंबा पंजुम। शंबा पंजुम, शंबा कहते हैं शनिचर के दिन को, हफ्ते के आखिरी दिन को, और पंजुम यानी पांचवा, यानी 5 शनिचर से दिसंबर 1857 ईस्वी तक बदस्तूर है। यानी फौज की हुकूमत क्या है यहाँ बदस्तूर है 11वीं मई से, और पंजुम यानी 5 शनिचर से दिसंबर 1857 तक सब जारी है। और क्या है फौजी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, और ये लोग क्या है एक दूसरे को देख रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं। कुछ नेको बदहाल का हाल मुझको नहीं मालूम, बल्कि हनूज ऐसे अमूर की तरफ हुक्काम को तवज्जा भी नहीं। देखिए अंजाम कार क्या होता है। कहते हैं कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, और देखिए अंजाम क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता। तुम जनहार यहाँ आने का इरादा ना करना। जरा जनहार यानी हरगिज। यहाँ क्या है बगैर
टिकट के कोई अंदर नहीं आने जाने पाता है और तुम हरगिज़ यहाँ आने का इरादा ना करना। अभी देखा चाहिए मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और ये ख़त दिखा देना। इस वक्त तुम्हारा ख़त पहुंचा और इसी वक्त मैंने ये ख़त लिख कर डाक के हरकारे को दिया। और ये ख़त क्या था? तारीख़ी मालूमात थी, यानी उस वक्त के जो हालात थे और उस वक्त जो हो रहा था सब कुछ इस ख़त में लिखा गया है। और मिर्ज़ा गालिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सारी बातों को लिखा और कहा कि मैं जो तफसील हाल मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, क्योंकि तफसील लिखते हुए इसलिए डरता हूँ कि मुखबिर क्या है, चारों तरफ लगे हुए हैं। अगर कोई ख़बर मेरे ख़िलाफ़ दफ्तर में पहुंचा देगा, बादशाही दफ्तर में पहुंचा देगा, तो मैं भी क्या पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मुफस्सिल हाल लिखने से डरता हूँ। आइए देखते हैं लफ्ज़ों मायने। नागाह यानी यक बेयक यानी अचानक, इख्तिलात यानी मेल मिलाप, इनबसात यानी खुशी, बहीना यानी हू बहू, बिल्कुल, मौसूम नाम से पुकारा जाने वाला, वल्लाह यानी खुदा की कसम, अहले हुरपा मुख्तलिफ पेशों से मुतालिक लोग, मिस्किन यानी रहने की जगह, घर, साहिबान आली शान, मुराद अंग्रेज़ हुक्काम। ये सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताए हैं, एक बार और अगर देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। गरत यानी लूट, तबाही व बर्बादी, कूचा यानी गली, मोहल्ला, मुबालगा जानना यानी वाक़े के खिलाफ समझना, गलत जानना, शिद्दत यानी सख्ती, बासपुरस यानी पूछगछ, हंगाम दारोगीर यानी वक्त, ज़माना, पकड़ धकड़, हंगामा, शोरिश, फितना, फसाद, खाही यानी चाहे, आशूब, हंगामा, फितना व फसाद, मसलहत यानी मशवरा, मुखबर यानी खबर देने वाला, खुफिया रिपोर्ट देने वाला, सियासत पाना यानी सज़ा पाना, जर्नीली बंदोबस्त यानी फौजी इंतज़ाम, टिकट इजाज़तनामा, जन्हार कहते हरगिज़। आइए गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ के खिलाफ 1857 की बगावत की इब्तिदा 10 मई को हुई। ठीक है। इस हंगामे के ज़माने में और इसके ख़त्म होने के बाद दिल्ली वाले जिन तकलीफ दह और मायूस कुन हालात से दो चार हुए, गालिब ने इस ख़त में नहायत पुरअसर अंदाज में इनका नक्शा खींचा है। 1857 की बगावत की इब्तिदा 10 मई को हुई थी, यानी शुरुआत 10 मई को हुई थी। और इस हंगामे के ज़माने में और ख़त्म होने तक दिल्ली के जो लोग हैं जिस हालात से गुज़र रहे थे, बड़े पुरअसर अंदाज में अपने ख़त में ये सब बातें लिखी हैं। इस किस्म के वाक़यात इंसान की शख्सी और समाजी ज़िंदगी का ताना बाना बुरी तरह बिखेर कर रख देते हैं। इस खत से इसका बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो इंसान की ज़िंदगी क्या बिखर जाती है, इंसान का ताना बाना बुरी तरह से बिखर जाता है। लोग जहाँ रह रहे थे वो घर छोड़कर चले जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और कोई नई जगह जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस खत से इन सब बातों को हम समझ सकते हैं कि उस वक्त के क्या हालात रहे होंगे। इस खत को गौर से पढ़ा जाए तो ये बात भी समझी जा सकती है कि गालिब के खतूत सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी ही की अक्कासी नहीं करते, उनके ज़माने के समाजी माहौल और सियासी हालात के बारे में भी नहायत कारआमद मालूमात फराहम करते हैं। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे गालिब इनकलाब 1857 ईस्वी से पहले की ज़िंदगी और 1857 ईस्वी के बाद की ज़िंदगी को दूसरा जन्म कह रहे हैं। 1857 ईस्वी की जो 1857 ईस्वी से जो पहले की ज़िंदगी थी वो कुछ अलग थी, और 1857 ईस्वी में जो गदर हुआ उसके बाद सबकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। तो उसके बाद की ज़िंदगी को उन्होंने दूसरा जन्म कहा है, क्योंकि 1857 ईस्वी के हंगामे में और इसके बाद भी गालिब महफूज रहे थे, इसलिए इसको अपना दूसरा जन्म करार देते हैं। क्योंकि 1857 ईस्वी के गदर के बाद गालिब महफूज रहे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपना दूसरा जन्म कहते हैं। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों लिखी है? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि 1857 ईस्वी के इनकलाब के बाद चारों तरफ मुखबरी का दौर दारा था। मुखबरी कहते हैं खबर देने वाले को, जो खुफिया खबर देने वाला होता है, जो सब लोगों की खबर पहुंचाता है। गालिब को खौफ था कि कहीं ख़त में लिखी गई तफसीलात की वजह से ना पकड़ लिया जाऊं, इसलिए उन्होंने लिखा है मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, यानी इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं उसकी तफसील लिखते हुए डरता हूँ।
इस फितना व आशूब में किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं? तो जवाब होगा, इससे मुराद यही है कि गालिब ने 1857 ईस्वी के हंगामे में कोई अमली हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ अपने काम से काम रखा, यानी शेर व शायरी करते रहे। सवाल 4 है, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? तो जवाब लिखेंगे, घर के घर बेचिराग होना मुहावरा है। घर के घर बेचिराग होना मुहावरा है, जिसका मतलब है घरों का वीरान होना, क्योंकि 1857 ईस्वी के हंगामे में अहले दिल्ली घर छोड़ भागे थे, इसलिए वो वीरान और बेचिराग पड़े हुए थे, यानी वहाँ कोई चिराग जलाने वाला भी ना था। और जो 1857 का गदर हुआ था, जो हंगामा हुआ था, उसमें बहुत से दिल्ली के लोगों ने घर छोड़ दिया था और घर छोड़कर भाग गए थे। तो इसलिए उस घर में क्या है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं था, वो घर ऐसे ही वीरान पड़े थे। इसलिए कहा गया है कि घर के घर बेचिराग होना। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो के भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन बटन लेंगे तो आपको हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी, तो इसलिए आज ही हमारे चैनल के ज्वाइन बटन से जुड़ें और ज्वाइन बटन लें। सवाल 5 है, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है? तो जवाब लिखेंगे, सियासत पाना का मतलब सज़ा पाना। सियासत पाना का मतलब क्या होता है? सज़ा पाना। गालिब तफ्ता को बता रहे हैं कि 1857 ईस्वी के हंगामे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जो बगावत के मुजरिम थे, उन्हें सजाएं मिल रही हैं। और गालिब तफ्ता को क्या बता रहे थे कि 1857 ईस्वी के हंगामे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जिसने बगावत की थी, उन्हें क्या सजा मिल रही है। अमली सरगर्मियां। सवाल एक है, इस खत की रोशनी में गालिब के ज़माने पर एक नोट लिखिए। गालिब का ज़माना कैसा था, उस पर एक नोट लिखिए। तो जवाब लिखें, गालिब ने अपने अजीज़ शागिर्द मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता को 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद ये ख़त लिखा है। ये कौन थे? इनके शागिर्द थे और उन्होंने ख़त लिखा है 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद, जिसमें उन्होंने दिल्ली की अबतरी और खस्ता हाली का दबी ज़बान में जिक्र किया है। अबतरी यानी बुरी हालत का, खस्ता हाली का दबी ज़बान में, दबे छुपे लहजे में जिक्र किया है। लोगों का मुखबरी करना, मुजरिमों को सरेआम सजाए दिया जाना, अहले दिल्ली का दिल्ली से चले जाना, घर के घर बेचिराग होना, किला के मुलाजमीन पर अंग्रेज़ों के ज़रिया की जाने वाली सख्तियाँ, जागीरदारों की पकड़ धकड़, जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हुर्फा सबका दिल्ली से चले जाना, इन सब बातों का जिक्र गालिब ने अपने इस खत में किया है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 ईस्वी की बगावत और इसके ख़त्म होने के बाद दिल्ली वाले जिन तकलीफ दह और मायूसकुन हालात से दो चार हुए, गालिब ने इस ख़त में नहायत पुरअसर अंदाज में इनका नक्शा खींचा है। और 1857 ईस्वी की जो बगावत ख़त्म हुई, उसके बाद दिल्ली वाले जो थे, दिल्ली के जो लोग थे, जिन तकलीफ से गुजरे हैं और जिन मायूस हालात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इन सब बातों को गालिब ने अपने खतूत में बड़े पुरअसर अंदाज में लिखा है और इनका नक्शा खींचा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।